हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी सेक्शन के अंतर्गत क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, और इसके हम आज एक नया चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, चैप्टर 7, और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। तो इससे पहले हमको देखना है कि समझना है कि एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, प्री कम मेंस के हिसाब से देख रहे हैं, या वनडे एग्ज़ाम की श्रृंखलाओं की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे और एग्ज़ाम, तो उनके लिए भी आप देख सकते हैं। साथ ही हम बात कर रहे थे हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। तो एनसीईआरटी हमको देख सकते हैं कि हमको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए। देख सकते हैं, अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम प्री कम मेंस के हिसाब से दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की श्रृंखलाओं के कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर साथ ही अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस का जो मेंस का पेपर 2 है उसको देख सकते हैं। अगर आप 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेबस पूरा होगा, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। साथ ही आप देखेंगे बहुत सारे अन्य पार्ट जैसे आपके सोशल इशू हुए, सोशल जस्टिस हुए, ई गवर्नेंस का पार्ट हुआ, इनको आप कहीं ना कहीं देखेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को भी, इनसे बेहतर जानकारी मिलेगी, एक समझ पैदा होगी, तो आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, देख सकते हैं। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से दे रहे हैं तो इसके सेकेंड पेपर में कहीं ना कहीं आपको ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल करेंगे। साथ ही अगर आप पॉलिटिकल साइंस से नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी ये किताबें आपके लिए मस्ट हैं, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकतंत्र के परिणाम। तो देख सकते हैं कि लोकतंत्र के परिणाम किसी लोकतांत्रिक राजनीति में, चैप्टर बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, और आप देखेंगे इसमें लोकतंत्र के परिणाम क्या हो सकते हैं। किसी भी देश में जब किस चुनावी व्यवस्था के तहत हम किसी लोकतंत्र को पहचान सकते हैं कि वहाँ कैसा लोकतंत्र है, राजनीतिक दलों के माध्यम से पहचान सकते हैं, कितने राजनीतिक दल भागीदारी कर सकते हैं, तब भी वो लोकतंत्र कहा जाएगा। तो देखेंगे इसके तहत सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम उसके लास्ट यूनिट पे चर्चा कर रहे हैं लोकतंत्र के परिणाम। ठीक, तो अब ये भारत के उद्देश्य का है, आप इसे पढ़ सकते हैं, और इस पे हम अभी आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो लोकतंत्र के परिणाम देखेंगे, तो इस चैप्टर में लोकतंत्र के परिणाम में ये चैप्टर 7 है, देखेंगे। तो लोकतंत्र क्या करता है, अगर इसके इंट्रोडक्शन पे बात करें, वह अथवा यह है कि लोकतंत्र से हमें अमूमन किन परिणामों की उम्मीद रखते हैं। सबसे पहले आप जिस लोकतंत्र में रहते हैं उस लोकतंत्र में, अगर हम कहें भारत है, भारत में एक लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में आप भारत के लोकतंत्र से अमूमन किन परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं, और लोकतंत्र आपसे किन उम्मीदों की परिणाम कर सकता है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, पहला कि आप लोकतंत्र से किन उम्मीदों की परिणाम कर सकते हैं, दूसरे अगर पॉइंट की बात करें कि लोकतंत्र से अमूमन किन परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं, और लोकतंत्र आपसे किन किन उम्मीदों से परिणामों से उम्मीद कर सकता है, आप इसे देख सकते हैं। वास्तविक जीवन में लोकतंत्र की उम्मीदों को पूरा करता है, वास्तविक जीवन में लोकतंत्र किन उम्मीदों को पूरा करता है, और आप देखेंगे लोकतंत्र के परिणामों का
मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। ये आपसे एक परिचय में सवाल हैं, देख सकते हैं। विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित होते हैं, तो इन चैप्टरों में हम इन चीज़ों को सीखेंगे। और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं, तो लोकतंत्र में कैसे परिणाम वांछित होते हैं और लोकतंत्र के वास्तविक धरातल पे क्या परिणाम आते हैं। तो लोकतंत्र की आदर्श लोकतंत्र क्या है और वास्तविक लोकतंत्र क्या है, इस लोकतंत्र में ये भी समझ सकते हैं कि आदर्श लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र क्या है, ये भी आप देखेंगे। साथ में ही क्या है, हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन क्या होगा, शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव तथा आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर कर सकते हैं। आकांक्षाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए आपको उकसाएंगे। तो आप देखेंगे जो आकांक्षाएं हैं हमें लोकतंत्र के सामने क्या होगा, खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए क्या करेंगी, उकसा सकती हैं। आप इन्हें देख सकते हैं। साथ ही आप ये देखेंगे कि लोकतंत्र के परिणामों का अगर हमको मूल्यांकन करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली का क्वेश्चन है कि लुंग 2 की कक्षा में हम क्लास 9th पे देख रहे थे कि हम उन्हीं निष्कर्षों पर पहुँचे थे। मुझे वहाँ कक्षा इसलिए बहुत पसंद आई क्योंकि बच्चों को बने बनाए निष्कर्ष नहीं बताए गए थे। जैसे कोई भी निष्कर्ष बच्चे ने अपने क्वेश्चन पूछे, उसके जो भी हो उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया टीचर्स ने, तो कोई भी निष्कर्ष बना बनाया नहीं था। तो मूल्यांकन भी इसी तरीके से लोकतंत्र का होगा कि किसी भी लोकतंत्र का मूल्यांकन करने के लिए हम उसके बने बनाए निष्कर्षों को नहीं, हम जो भी कार्य करेंगे उसका उस आधार पर हम उसी आधार पर क्या करेंगे, लोकतंत्र का मूल्यांकन करेंगे। तो लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि अन्य व्यवस्थाओं से लोकतंत्र सबसे बेहतर है। तानाशाही, हमने आपको क्लास 9th में आपको चिले की व्यवस्था बताई थी, और फिर हम लोग इटली की तरफ बढ़े थे, अन्य भी देशों को भी देखा, मैक्सिको की तरफ बढ़े थे। तानाशाही अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण हैं, चाइना की तरफ गए थे। और लोकतंत्र का सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह क्या था, यह कैसे बात करता है कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। कौन, लोकतंत्र, ठीक है। और यही इसका मूल्यांकन भी है, याद रखिएगा। इनके मूल्यांकन की बात करें तो ये इसके पॉइंट भी देख सकते हैं। तो नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है मूल्यांकन, वो लोकतंत्र, और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है लोकतंत्र। दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे कि इसमें फैसलों से बेहतरी आती है, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें कि नागरिकों को समानता का बढ़ावा देता है, मतलब लोकतंत्र होगा तो जहां अपनी बात कहने, दूसरी की बात सुनने, अपने अधिकार मांगने और दूसरों के अधिकार देने की बात जब आएगी तो लोकतंत्र में समानता बढ़ेगी। इसी से हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, तो लोकतंत्र में जब आप क्या करेंगे, ट्रायंगल के रूप में आपसे कहा था, देख सकते हैं कि ये समानता है, ये स्वतंत्रता है और ये न्याय है। तो अगर आप तीनों को पॉइंट को अगर अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे इन्हें, तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक। अगर आप इन्हें एक दूसरे से समझने की कोशिश करेंगे तभी आप इन्हें समझ सकते हैं, ठीक। आप इसको देख सकते हैं, स्वतंत्रता, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ में ही आप इसको तीनों को एक पॉइंट में मिलाएं, ठीक है। इसको दूसरा भी बना देते हैं, सेम पॉइंट। यहाँ पे न्याय की बात थी, यहाँ स्वतंत्रता कर देते हैं, यहाँ समानता कर देते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, इस पॉइंट पे इसको मिला देते हैं, इस समानता को यहाँ मिला देते हैं और इसको यहाँ मिला देंगे, तभी आप आदर्श लोकतंत्र का मूल्यांकन कर सकते हैं। समानता को बढ़ावा दे सकते हैं, किस व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा दे सकते हैं, टकरावों को
जो है टालने और संभालने का तरीका भी देता है। ये आपको देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपके भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को। साथ ही आप जाएंगे जब 51 का में, तो जाएंगे क्या है ड्यूटीज़ हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को वहाँ भी देखने को मिलेगा। डीपीएसपी में भी जाएंगे, वहाँ भी आपको समानता, गरिमा, बेहतरी, फैसले बेहतरी की बात होगी। तो देख सकते हैं इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो देख सकते हैं किसी भी लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की प्रॉपर गुंजाइश होती है, कोई भी बात होगी, क्योंकि वहाँ न्याय मिलेगा, समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी, कानून व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों की व्यवस्थाएं मिलेंगी। तो इसमें गलतियों को भी सुधारने की आपको व्यवस्था या गुंजाइश मिलेगी, देख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे इन सभी पॉइंट को अगर आप देखेंगे भारत के संविधान में आर्टिकल 12 से 35, ठीक, फिर 36 से 51 तक चल सकते हैं, ठीक। आर्टिकल 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 36 में जाएंगे तो वही परिभाषा राज्य की परिभाषा है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आप डीपीएसपी की तरफ बढ़ेंगे, यही डीपीएसपी के बाद आप 51 का में पहुंचेंगे तो आपको ड्यूटीज़ दिखाई पड़ेंगी। इनको देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसके मिले जुले रूप हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को पूरा करती हैं। जिन पॉइंटों की बात की हैं आप अपने आप से अन्य लोगों से बात करके पाएंगे। पहले तो आप इन पॉइंटों को अपने आप में लागू करें, फिर दूसरों पर लागू करें कि जो हम खुद से उम्मीद करते हैं क्या वो हम दूसरे को दे रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट, तो लोकतंत्र का मूल्यांकन भी वैसा ही होता है। देख सकते हैं कि जो हम दूसरे से उम्मीद करते हैं, ठीक है, क्या हम वही दूसरे को दे पा रहे हैं, इससे आप अपने किसी व्यक्ति का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। लोकतंत्र का भी इससे मूल्यांकन हो सकता है, ठीक है। व्यक्ति और लोकतंत्र दोनों का आप इस बात से मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र है तो व्यक्ति है, व्यक्ति हैं तो लोकतंत्र है। तो देख सकते हैं अपने आसपास देखेंगे कि लोगों से बात करें और पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आप देखेंगे लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने की वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती है। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं और सैद्धांतिक रूप से हम लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, ठीक। आप देख सकते हैं कि किसी भी तंत्र की अपेक्षा लोकतंत्र सबसे अच्छा लोकतंत्र मानते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि इस दुविधा में अगर आप देखेंगे तो सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र अच्छा माना जाता है, वास्तविक रूप से भी लोकतंत्र अच्छा माना जाता है। जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहाँ अगर सैद्धांतिक रूप से वो अपने आप को लोकतांत्रिक मानते हैं, जैसे कि चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। चाइना अपने आप को लोकतंत्र कहता है कि हमारी चुनी हुई सरकार है, हम जो कर रहे हैं वो लोगों की इच्छा के अनुरूप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सैद्धांतिक है, लेकिन व्यवहारिक लेवल पे अगर आप उसको देखेंगे तो वो एप्लीकेशन दुनिया के अन्य देश जहां वास्तविक लोकतंत्र है, आभासी लोकतंत्र, हमने आपको आभासी भी लोकतंत्र के बारे में बताया था, वास्तविक लोकतंत्र के बताया था। तो आभासी लोकतंत्र की अपेक्षा वास्तविक लोकतंत्र ज़्यादा अच्छा माना जाता है। वास्तविक लोकतंत्र ही व्यवहारिक लोकतंत्र कह सकते हैं। तो देखेंगे इस आधार पर कि व्यवहार में हम इससे
इतना अच्छा नहीं माना जाता है। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे जब हम लोकतंत्र की ज़्यादा गहराई पे बात करेंगे, मतलब लोकतंत्र के आदर्शों की तरफ बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं होगा क्या कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं कमियां दिखाई पड़ने लगेंगी। कि लोकतंत्र जो वास्तविक लोकतंत्र है और जो आदर्श लोकतंत्र है, आप इसे देख सकते हैं। वास्तविक लोकतंत्र और आदर्श लोकतंत्र में देख सकते हैं। आदर्श लोकतंत्र में यही अंतर है, जब हम वास्तविक लोकतंत्र को वास्तविक और गहराई में मूल्यांकन करेंगे तो हम आदर्श लोकतंत्र की ओर बढ़ेंगे। और वास्तविक किसी भी लोकतंत्र को पाने के लिए जब हम वास्तविक लोकतंत्र की ओर बढ़ेंगे तो आदर्श की लोकतंत्र की ओर हम खुद में खुद बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम जब वास्तविकताओं से परिचित होंगे तो उन पे क्या करेंगे, उन पे स्वतंत्रता, समानता, न्याय के साथ काम करेंगे, लोगों को अधिकार देंगे, लोगों से अधिकार लेंगे। ठीक है, आप एक सामान्य इच्छा के तहत अपने अधिकार कहाँ देंगे, लोकतंत्र, संवैधानिक लोकतंत्र को दे देंगे। और संवैधानिक लोकतंत्र ही आपको क्या करेंगे, एक आदर्श लोकतंत्र के तहत वो अधिकार सभी लोगों में एक समानता के साथ वितरित कर देंगे। फिर संविधान आपसे अपेक्षा करेगा कि हम जो अधिकार दूसरों को दे रहे हैं वही अधिकार आपको दे रहे हैं, जो अधिकार आपसे ले रहे हैं वही अधिकार हम दूसरों से भी ले रहे हैं। तो देख सकते हैं क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं। लोकतंत्र के नैतिक परिणाम भी होते हैं। फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्त कारण आप देखेंगे, कुछ कारण भी होते हैं जो समर्थन होते हैं। कैसे समर्थन होते हैं आपने आपको बताया कि व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, अन्य चीज़ें, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, देख सकते हैं। साथ ही आज दुनिया के 100 देश किसी ना किसी तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, आप देख सकते हैं। हमने आपको क्लास 9 में बताया था, उस समय 2000 की स्थिति जब NCERT छपी होगी तो 2000 के समय की बात देख सकते हैं कि दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र था, हम इस पर भी चर्चा किए थे। तो इसका औपचारिक संविधान होता है, ठीक है। इनके यहाँ चुनाव होते हैं। तो आप देखेंगे किसी भी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का जो दावा करते हैं उनका एक संविधान होता है, ठीक है। वहाँ चुनाव होते हैं, राजनीतिक दल भी होते हैं। किसी भी लोकतंत्र की पहचान वहाँ के राजनीतिक दलों के माध्यम से ही होती है। क्योंकि कोई भी अगर आप चुनाव होंगे तो दल होंगे, दल कितने होंगे ये वहाँ के संविधान तय करेगा, क्योंकि वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था कैसी है। तो देख सकते हैं जहाँ एक से अधिक दल हों वहाँ लोकतंत्र माना जाता है, देख सकते हैं। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की भी गारंटी देते हैं। मतलब व्यक्ति जन्म लिया, प्राकृतिक अधिकार कुछ प्राप्त किए, जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे कुछ नेचुरल, इस नेचर में आता है कौन सी, इकोलॉजी, मतलब आपके एनवायरनमेंट पृथ्वी पे, तो उसको कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, ठीक। जैसे जीवन का अधिकार हो गया, ठीक है, जिस राज्य में पैदा हुए, तो आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे अधिकार हैं। तो कुछ वही बुनियादी अधिकार आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सभी बुनियादी अधिकार हैं, इनको देख सकते हैं। लोकतंत्र की ये तत्व तो अधिकांश देशों में क्या होंगे, समान है, आप इन्हें देख सकते हैं। सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हैं। तो आप इन्हें भी देखेंगे कि उपलब्धियाँ अपनी संस्कृति के मामले में यह एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। किस तरीके से अलग हैं देख सकते हैं। इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर असर पड़ता है। एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी आप देखेंगे कि इसी तरह दिखे ये ज़रूरी नहीं। तो इस पर बात हो सकती है कि जो आपको उपलब्धि, जैसे आपको कोई उपलब्धि मिली, या ज़रूरी नहीं कि वो भी दूसरी जगह मिले। तो लोकतंत्र में के तत्वों की बात करें हम यहाँ, ठीक है, यहाँ तत्व कर देते हैं। तो इन तत्वों में देखेंगे अधिकांश देशों में समान है जो लोकतंत्र के तत्व हैं। तो आप देखेंगे सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक, उस लोकतंत्र की जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, उपलब्धि, अपनी संस्कृति के उसके मामले एक दूसरे से अलग अलग होंगे। लेकिन जो लोकतंत्र के तत्व हैं वो कहीं ना कहीं समान होते हैं सभी लोगों के। बस इसी आधार पे आप देखेंगे इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है।
कैसे इन सभी का कि वहाँ की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, लोगों की उपलब्धियाँ, लोगों की अपनी सांस्कृतिक मामले उस देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या करेंगे, असर पड़ता है। और आप ये भी देखेंगे एक जगह जो उपलब्धि हो वही दूसरी जगह भी आपको दिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कैसे इन तत्वों में कि जैसे जो उपलब्धि अमेरिका ने प्राप्त कर ली वो भारत भी प्राप्त कर ले। भारत का लोकतंत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ और है, अमेरिका की सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ और है, लेकिन लोकतंत्र के तत्वों में आप देखेंगे, लोकतंत्र की विकास की प्रक्रिया को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक समान दिखेंगे। वो तत्व एक ही हैं कि आप भी उसी स्थान पे पहुंचेंगे। इन्हीं तत्वों के माध्यम से, उन्हीं फीचर्स के माध्यम से आप उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो आप देखेंगे लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम हर वास्तविक शासन व्यवस्था से करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं। आप ये भी देखते हैं कि लोकतंत्र को क्या है कि हम तो लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो लोकतंत्र ही वास्तविक क्या है कि एक ऐसी दवा है कि हर कहीं किसी भी बीमारी के लिए आप खा सकते हैं। बाबा रामदेव का कोई भी एक टेबलेट्स हो सकते हैं, होम्योपैथ की कोई दवाई समझ सकते हैं कि एक दवाई हजारों इलाज के लिए काम करेगी। तो देख सकते हैं कि लोकतंत्र को हर मर्ज की, ये तो एक मजाक है, कमेंट नहीं है, मतलब एज ए फनी। तो लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा, मतलब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं। ठीक है कि लोकतंत्र है, हमें तो बैठे बैठे सब मिल जाएगा, हमें तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चल से अक्सर हम ये कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। तो देखिए कि जब भी कोई लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था जगा लेता है, ऐसी कोई कि हम तो लोकतंत्र में हैं, तो लोकतंत्र के नाते हमको सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ऐसा क्योंकि ऐसा आपने सभी किया कि कोई दूसरा करके दे देगा आपको। तो आप देखेंगे कि अपनी दिलचस्पी और दीवानगी, इसमें वर्ड लिखा हुआ है कि चलते अक्सर हम ये कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। मतलब लोकतंत्र में ये तत्व है, लेकिन ये वास्तविकता भी है कि लोकतंत्र ऐसा कर सकता है, लेकिन जब आप करना चाहेंगे। क्योंकि अगर किसी भी पक्ष में, चाहे सत्ता लोकतंत्र में चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे जनता हो, जब कोई भी चीज़ आप देखेंगे समाधान तभी हो सकता है जब आप उसके लिए सरकार को क्या करेंगे, अपनी बात कहेंगे, अपनी समस्याओं को समझाएंगे, अपनी बात कहने का अधिकार होगा। ठीक है, अपनी बात कहने का हक होगा, दूसरों से अपने अधिकार देने की बात होगी, दूसरों से अपने अधिकार लेने की बात होगी, समाधान तभी हो सकते हैं। हमने आपको ट्रंगल से अभी आपको बताया था, स्वतंत्रता समानता न्याय बेस्ट एग्जाम्पल है। तो देख सकते हैं समाधान कैसे हो सकता है, जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं कि हम वास्तविक लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, बल्कि आभासी लोकतंत्र में जी रहे हैं। हम ये संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। तो आप देखेंगे जब हम उम्मीदों को पूरा नहीं करते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी लोकतंत्र में आप रह रहे, आपके जितने भी कलीग्स हैं मान लेते हैं, ठीक, जो भी हैं आप ये देख लीजिए, बना दिए, आप अपने आप को पहचान लीजिए इसमें आप कहाँ हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम लोकतंत्र में क्या है, जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो आप क्या करते हैं, लोकतंत्र की अवधारणा को दोष देने लगते हैं। एक व्यक्ति को लोकतंत्र मान लेते हैं, आपको लोकतंत्र मान लेते हैं, तो आप दूसरे से जो उम्मीद करते हैं नहीं मिला तो आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरे में दोष देखने लगते हैं कि इसमें ये कमी है। आप उससे संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तविक लोकतंत्र में रहें, क्या हम वास्तविकता में साथ में थे, या वास्तविकता में जिस लोकतंत्र में थे उस लोकतंत्र में ही रह रहे हैं। देख सकते हैं हमने जो दिया हमें वो प्राप्त नहीं हुआ तो क्या करें, तो आप संदेह करेंगे। तो आप देखेंगे इसी तरीके से लोकतंत्र में भी होता है। तो लोकतंत्र भी आपसे उम्मीद करता है कि हम अगर आपको कुछ दे रहे हैं तो आपकी भी उम्मीदवारी बनती है, आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमें लौटा कर कुछ दें, तभी लोकतंत्र आपको लोकतंत्र नज़र आएगा। तो देख सकते हैं लोकतंत्र, हालांकि ये क्या है, एक शब्द है, एक संकल्पना है, एक
आपको प्रतिबिंब है कह सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे उम्मीद करता है कि हमें भी आपसे कुछ चाहिए, तभी हम आपके सपनों को पूरा करेंगे। तो देख सकते हैं लोकतंत्र के परिणामों के बारे में भी हम सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह मान लें कि लोकतंत्र शासन का स्वरूप भर है। तो पहले आप मान लें कि लोकतंत्र क्या है, एक शासन का स्वरूप है। आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र क्या है तो आप बताएं लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। तो पहले ये मान लें, ठीक है। अन्य भी चीज़ें हैं, देखेंगे कि आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि हमारे ग्रैंडफादर बैठे हुए हैं लोकतंत्र के, ठीक है। लोकतंत्र कोई रहे होंगे, ठीक, पहला लोकतंत्र हुए होंगे, फिर उनका एक बच्चा हुआ होगा तो दूसरा लोकतंत्र हुआ, फिर तीसरा, तो कहीं ना कहीं एक ग्रैंडफादर के रूप में बैठे हुए हैं लोकतंत्र। इन्हें भी आप क्या है, एक डेमोक्रेसी के रूप में देखें, ठीक है। अब इनकी डेमोक्रेसी में देख सकते हैं कि बहुत सारे इन्होंने देखा है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, देख सकते हैं इनकी तरफ आ रहे हैं, इन्हें संभालना है, लेकिन ये भी वापस देंगे उनको जिन्होंने इन्हें भेजा है कि प्रॉब्लम्स के रूप में हम आपसे उम्मीद करते थे, लेकिन हमें ये प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ये डेमोक्रेसी की सीट पे बैठे हुए हैं ग्रैंडफादर। तो आप देखेंगे कि अब जब लोकतंत्र एक आभासी चित्र है, देख सकते हैं इसे, इन्हें मान लिया एक लोकतंत्र है ये, ठीक है। कोई इमेज जैसे आपको दिखाई पड़े, माना जाए कि हमें लोकतंत्र की एक इमेज दिखाइए कि लोकतंत्र कैसी है होता है, तो हमने आपको एक लोकतंत्र दिखाने की कोशिश की कि लोकतंत्र में आप देखिए आपकी तीसरी पीढ़ी में आपके ये ग्रैंडफादर हैं, देख सकते हैं इन्हें आप। तो इन्हीं से जो आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं, आपने इनकी तरफ फेंका कि हमको सामाजिक आर्थिक स्थिति का समाधान कैसे करेंगे, हमारी लिए समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, तो वो भी उम्मीद आपसे करते हैं वापस कि आप हमको क्या दे रहे हैं, ठीक है। सामाजिक आर्थिक स्थिति को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके बदले में हमने जो आपको अधिकार दिए थे उन अधिकारों का प्रयोग कैसे किया, आपने समाज राज्य में क्या क्या अधिकार मांगे, किन किन अधिकारों को पूरा किया, दूसरों को कौन कौन से अधिकार दिए। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में आपसे एक ग्रैंडफादर भी डिमांड करेंगे कि हमने आपको दिए थे। हो सकता है कि मान लेता हूँ कि आप कहते हैं हाँ, आपके परदादा के भी दादा के बहुत सारे दादा हों जो ऊपर से बैठे गए हैं कि हमने आपको भेजा था किस काम के लिए, आप क्या करने लगे। तो देख सकते हैं कि इसी तरीके से आपको क्या करेंगे, लोकतंत्र भी इसी उम्मीद से पूरा करेंगे। तो आप देखेंगे, ठीक, तो कहीं ना ये लोकतंत्र पूरा हो रहा है इस तरीके से। तो यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियाँ तो बना सकता है। तो देख सकते हैं कुछ स्थितियाँ स्वरूप है, स्थितियाँ हासिल कर सकते हैं। नागरिकों को उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। किन किन लक्ष्यों को हासिल करेंगे आप इन्हें देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ये भी देखेंगे कि लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार होता है, नहीं होता है, जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। तो आप देखेंगे लोकतंत्र का उन चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता है जिनको हम मूल्यवान मानते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होगा, लोकतंत्र में आप किसी भी चीज़ को मूल्यवान कैसे बना सकते हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या तत्व हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिपेंड लोकतंत्र में से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या चीज़ मूल्यवान है क्या नहीं, ये डिपेंड होगी वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, लोगों की क्या समस्याएं हैं। आप देख सकते हैं वहाँ के सांस्कृतिक लोकतंत्र को देख सकते हैं, कल्चरल की बात कर सकते हैं। तो मूल्यों को देख सकते हैं कि मूल्यवान किनको हम मानते हैं किनको नहीं, ये भी एक क्या है, एक चित्र है, देख सकते हैं। लोकतंत्र हमारी, आप ये देखेंगे लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली एक जादू की छड़ी नहीं है कि आपको ऐसे छुड़ाया तो आप क्या सोना बन गए। तो आप देखेंगे लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की कोई छड़ी नहीं है, ये एक परी आई और आपको छुड़ा दिया, आप सोना बन गए। तो देख सकते हैं ऐसी उम्मीद लोकतंत्र से बिल्कुल ना करें। तो आइए हम उन चीज़ों की जांच करें जिनकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है। तो आप लोकतंत्र से वही उम्मीद करें जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप लोकतंत्र से उम्मीद करते हैं। आप लोकतंत्र को दीजिए, ठीक, आप लोकतंत्र से लीजिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है। अब हम बात करेंगे उत्तरदायी और जिम्मेवार और वैध शासन क्या होते हैं। चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन
क्योंकि तीनों पॉइंट आपको कहीं ना कहीं यूपीएससी के सिलेबस की ओर ले जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ई गवर्नेंस की ओर ले जाएंगे, आपको अकाउंटेबिलिटी की ओर से ले जाएंगे। बहुत सारी पॉइंट्स, अपने पॉइंट से ही सिलेबस कवर दिखाई पड़ रहा है, आपको देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। आई होप हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कमेंट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, नाइस डे, बाय बाय।